और जैसा कि जो लोग 11th से जुड़े हुए उनको पता है कि काम हमने 11th में भी किया था। हमने एक प्रॉपर एक फर्स्ट डे में एक एनालिसिस करी थी। मैंने आपको बोला था कि इस एनालिसिस को नोट करके रखना क्योंकि यहाँ पे काम आए। ये बाइफर्केशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपको नहीं पता होगा बाइफर्केशन, तो बोर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कंपटीशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिजिक्स का पेपर पिछले कंटिन्यूअसली बोर्ड में पिछले 3-4 बार से बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कंपटीशन इक्विवेलेंट आ रहा है बोर्ड का पेपर, और ये पैटर्न टू बी कंटिन्यूड होगा, राइट। बहुत सारा पैटर्न चेंज हो चुका है बोर्ड में। एमसीक्यू क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज हैं। जो आगे के 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली मेंस के क्वेश्चन उठा के एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों के एनालिसिस के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस वाला पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला चैप्टर हम इसे इस तरीके से बांटते हैं कि पहला पार्ट जो है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका पूरे फिजिक्स का सबसे टफेस्ट पार्ट है, राइट। ये जो है आपका ये पूरे ही फिजिक्स का सबसे टफेस्ट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट का जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो है आपका पार्ट ये 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। और इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप ये मान के चलो कि ये 3 चैप्टर मिला के आपका पूरा 2 मंथ्स का सिलेबस है, पूरा 2 महीना हमें लग जाता है इसे खत्म करने में। और यही सबसे लेंदी है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसके क्वेश्चंस आपके टफ होंगे। अब ये मान के चलो कि अब नॉर्मल डेरिवेशन और ये सब तो आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा, वो सब तो सिर्फ आपका एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। जो क्वेश्चन आएंगे वो डिटेल्ड में जाकर के एनालिटिकल पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है 3, इसका एनालिटिकल पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर हम लोग मेंस की बात करें तो यहां से इन 3 को मिला करके आपके करीब करीब 4 क्वेश्चन बन करके आते हैं, राइट। जिसे हम लोग कंसिडरेबली ये बोल सकते हैं कि ये टफ होंगे थोड़े से एज कंपेयर टू अदर चैप्टर। सेकंड, इसको इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक पूरा बंच बना दिया। ऐसे हम लोग 4 बंच में पूरे क्लास 12 की स्टडी करते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी यही होगा। सेकंड आपका होगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के अंदर में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, परमानेंट मैग्नेट एंड EMI एंड AC। अब ये जो पार्ट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी ये मॉडरेट है, एकदम इजी नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ ये मॉडरेट। एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी ये पार्ट आपका मॉडरेट पार्ट है। इसमें उतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी जितनी इलेक्ट्रिसिटी में करनी पड़ती है, ठीक है। अगेन हम लोग अगर बात करें तो यहां से भी आपके 3 क्वेश्चन के आसपास मेंस में बन करके आते हैं, राइट। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग सीबीएसई लेवल पे भी देखें तो सीबीएसई लेवल पे ये जो पार्ट है आपका और जो बोर्ड लेवल मतलब बोर्ड लेवल का जो पार्ट है और जो मेंस लेवल का जो पार्ट है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर आप नीट की बात करोगे तो नीट में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसमें से +2 आप बढ़ाते चले जाना, ठीक है। जैसे अगर यहाँ से 4 आ रहे हैं तो नीट में आपके 6 आएंगे, मेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मैग्नेटिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ से 3 आ रहे हैं तो नीट के एग्जाम्स में आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो ब्रैकेट बन करके आता है वो होता है आपका ऑप्टिक्स का, ठीक है। ऑप्टिक्स में आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक है आपका रे ऑप्टिक्स और एक है आपका वेव ऑप्टिक्स। एनसीईआरटी की ये बुक 2 यहाँ से शुरू हो जाती है। एनसीईआरटी बुक 1 के ये 2 पार्ट हैं, एनसीईआरटी बुक 2 आपकी यहाँ से चालू हो जाती है। तो इन दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो अगेन हम ये बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट था, आप इसको समझ लो सकते हो कि ये इजी है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, डेरिवेशन बेस्ड पार्ट है। तो रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वेव ऑप्टिक्स में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो ये 2 पार्ट पढ़ने के बाद जब इस पार्ट पे आपको आते हो तो मान के चलो कि हम लोग ये बोलते हैं कि इन 2 पार्ट के बाद आपकी फिजिक्स खत्म हो गई। अब बाकी का जो पार्ट है वो कंपैरेटिवली फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है, इजी पार्ट है, तो वहां पे आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, राइट। एंड लास्ट
पार्ट जो होगा वो होगा मॉडर्न फिजिक्स, जो इजीएस्ट है, इसमें आपको बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो 12th में इसीलिए अगर सिलेबस के हिसाब से मैं बताऊं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है ये फर्स्ट पार्ट कवर कराने में। देन सेकंड, जैसे जैसे आप लास्ट पार्ट पे आते हो तो टाइम आपका कम होता जाता है पर चैप्टर, और चैप्टर भी छोटे छोटे हो जाते हैं फिर। जैसे यहाँ पे आपका चैप्टर है ड्यूअल नेचर, ठीक है, एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। तो यहां तक में ना ये तीनों बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। मतलब इसमें आपका, आप मान के चलो कि एक चैप्टर एक दिन या मैक्सिमम दो, एक क्लास या दो क्लास का टाइम आपका लेगा बस, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल सिनेरियो है। ऑप्टिक्स में भी अगर हम लोग बात करें तो आपके 2 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें आपका मॉडर्न फिजिक्स की, तो यहां से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। ये मैं आपको मेथ्स की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो 13 to 14 क्वेश्चन आपके क्लास 12 से होते हैं एंड 10 to 12 क्वेश्चन आपके क्लास 11 से होते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी प्योर फिनोमिना ऑफ जेई मेंस। और जैसा कि मैंने बोला, सब में 2 से 3 क्वेश्चन आप ऐड करते जाओ तो वो आपका नीट का पैरामीटर बन जाएगा। ये अगेन बुक 2 का पार्ट है। अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में 60% पोर्शन जो होता है वो आपका बुक 2 से आता है, और 40% जो होता है वो आपका बुक 1 से आता है, राइट। So this is the overall and complete scenario of class 12 physics, right? Class 12 physics का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ समझते हैं, ठीक है, और इसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। यहीं से करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले आपको यह समझना है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जब आपको यह समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपने क्लास 10th में एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है इलेक्ट्रिक करंट की, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, दैट विल रिजल्ट एज अ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। किसी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उसी चीज की रिवर्स इंजीनियरिंग करके या उसी चीज का रिवर्स एनालिसिस करके जो चैप्टर बना वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी का हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो डिफाइन करनी पड़ती है वो डिफाइन करनी पड़ती है चार्ज, कि चार्ज क्या होता है, राइट। व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज? चार्ज की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि ये एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जैसे कि हम लोग अगर मास की बात कर रहे हैं तो मास आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया आपका जो डेंसिटी है और वॉल्यूम है, ठीक है, अगर इनको आप मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर में जितना आपने डेंसिटी भर दिया वही उसका मास है, तो वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, राइट। वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज भी वैसे ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि चार्ज ऑलरेडी हर मटेरियल के अंदर है अवेलेबल। लेकिन किसी मटेरियल को चार्ज करना, यानी कि उस पे एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी लेके आने के लिए आपको बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। मुझे पता है कि आपके अंदर ग्रैस्पिंग पावर है, आप समझ सकते हो चीजों को, लेकिन जब तक मैं बाहर से एनर्जी लगा करके आपको नया कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, जब तक मैं आपको चार्ज नहीं करूंगा, तब तक आपको नया चैप्टर समझ में नहीं आएगा, राइट। ये मेरे टीचर्स ने मेरे साथ किया, अब मैं आपके साथ कर रहा हूं, आप आने वाली जनरेशन के साथ करोगे, ये कैरी ऑन प्रोसेस है। तो चार्ज करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो पहले थोड़ा मटेरियल को समझ लेते हैं कि मटेरियल होता क्या है। तो आपको पता है किसी मटेरियल के सेंटर में जो होगा वो न्यूक्लियस का पार्ट होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। इसे हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर हम इसे ग्राउंड स्टेट पे देखें, अगर हम इसे ग्राउंड स्टेट पे देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल होंगे, और जिसको आप क्या बोलते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज पढ़ी कि हर मटेरियल की अपनी एक वैलेंसी होगी, उसके आखिरी स्टेट में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, राइट।
तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब आप एक्सेस एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो अपना शेल छोड़ करके मूव हो सकते हैं, राइट। बाहर से अगर आप एनर्जी दोगे, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें एनर्जी है, डेफिनेटली उसमें एनर्जी है, राइट। ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को एक पर्टिकुलर शेल पे गोल घुमा रही है, जिसको कि हम लोग बोहर्स थ्योरी बोलते हैं। मैं बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आपको इसके साइंटिफिक टर्म मालूम है, आपने बोहर्स थ्योरी पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में क्लास 11। हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रोटेट कर रहा है। जैसे जैसे आप शेल से दूर जाओगे, आखिरी शेल में पहुंचोगे, तो वो एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी, वो एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी। तो आखिरी शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास अपनी एक एनर्जी है जो कि इस शेल में रिवॉल्व होने के कारण उसमें मिल रही है, उसके पास अवेलेबल है। अगर उससे ज्यादा एनर्जी मैं एक्सटर्नली प्रोवाइड कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से मूव हो जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आपने अगर एक्सेस एनर्जी प्रोवाइड करी, ये ग्राउंड स्टेट था, आपने इस पे एनर्जी प्रोवाइड करी, तो यहां से क्या होगा, मटेरियल नंबर 1 से मेरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। अगर शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, मेरे प्रोटॉन की जो नंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, जो मेरे प्रोटॉन के नंबर्स हैं वो मेरे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए। तो प्रोटॉन मेरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, उसके नंबर मेरे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, तो मेरा मटेरियल नंबर 1 क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, आप इसका ट्रांसफर जब आपको कराना है, आप एनर्जी लगा रहे हो, मैं बार बार एनर्जी वर्ड यूज कर रहा हूं, तो कौन सी एनर्जी लगाओगे, डेफिनेटली बहुत बेसिक फॉर्मेट पे अगर बात करें तो फ्रिक्शनल एनर्जी होगी। और फ्रिक्शन के लिए आप इसे किसी दूसरी चीज के साथ में रगड़ोगे, रब करोगे, ठीक है। तो मटेरियल नंबर 2 भी होना चाहिए जिसके साथ आप इसे रब कर रहे हो। बचपन में आपने पढ़ा होगा कैबोनाइट की रॉड को सिल्क थ्रेड के साथ में रब कर दो, है ना, कंघी को ड्राई बालों में रब कर दो, तो चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि मटेरियल नंबर 1 से मेरा इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन निकला और कहां चला गया, मटेरियल नंबर 2 में चला गया, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मटेरियल नंबर 2 में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। जो 1 से इलेक्ट्रॉन निकला वो 2 पे आ गया, राइट। अब 1 से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के 2 पे आ गया तो जो मेरा 2 है वो क्या हो गया, वो मेरा, चूंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ गए तो ये मेरा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये मेरा नेगेटिव चार्ज हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जो मेरा चार्ज है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन करूं, ठीक है, आप मेरे को चैट बॉक्स पे रिप्लाई करना, अगर मैं आपसे एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन करूं कि क्या किसी मटेरियल में चार्ज विदाउट मास हो सकता है, ऐसा कोई मटेरियल हो सकता है जिसका मास नेग्लिजिबल हो लेकिन उसमें चार्ज हो, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है, चैट बॉक्स में मुझे बताओ यस और नो में, कि क्या ये पॉसिबल है कि मेरे मटेरियल में मास नेग्लिजिबल हो लेकिन उसके बाद भी चार्ज हो, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है यस, कुछ लोगों का कहना है नो, ठीक है। द आंसर इज नो। विदाउट मास चार्ज की कोई एंटिटी नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। विदाउट मास चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये सीबीएसई में 1 मार्क में आया हुआ है कि विदाउट मास देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। इसको आप नोट करते जाना, ठीक है। प्लीज कीप अ डायरी पेन, दिस इज क्लास 12, तो आप इसे नोट करते जाना, मैं बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि आप पूछोगे कि सर चार्ज तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम चार्ज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जिस सरफेस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस सरफेस में आपका चार्ज होगा, जिस सरफेस में इलेक्ट्रॉन कम है उस सरफेस में आपका चार्ज होगा। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो वो न्यूट्रल कंडीशन हो गई, और आपने बाहर से एनर्जी लगाया तो चार्ज हो, तो मास का इसमें रोल आया कहां से, मास के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी, राइट। जब हमने मास के बारे में बात ही नहीं करी तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि चार्ज और मास जो है वो इक्वल, मतलब अगर मास होगा तभी चार्ज होना चाहिए, ठीक है।
तो ये चीज हमें धीरे धीरे अभी आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ये समझ में आएगा, राइट। इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि विदाउट मास देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। जब हम लोग एनर्जी को डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको, एकदम डिटेल में, राइट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि क्या चार्ज को हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या चार्ज क्रिएट हो रहा है, राइट। यस और नो में आपको आंसर बताना है, ठीक है, चैट बॉक्स में फटाफट, फास्ट, थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। कि क्या चार्ज क्रिएट हो रहा है, चार्ज को हम किसी कंडीशन में खुद से क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमने बाहर से एनर्जी दी तो क्या हमने चार्ज को क्रिएट किया या हमने सिर्फ उससे ट्रांसफर किया। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर रहे, चार्ज को हम लोग सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज को हम लोग सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, चार्ज को हम लोग सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज क्या है आपका, ठीक है। यस डेफिनेटली वी आर ट्रांसफरिंग। तो इसका मतलब अब एक और चीज मुझे बचाओ कि आपका चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू। तो Q मस्ट बी इक्वल टू N इंटू ई, ठीक है। Q मस्ट बी इक्वल टू N इंटू ई, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N? N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन and E is charge of one electron, that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो चार्ज से हमें क्या चीज समझ में आई कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, चार्ज को हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, चार्ज आ गया बॉडी पे। तो अब मुझे एक चीज और बताओ, ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ कि ये जो चार्जिंग है, जो चार्जिंग का फिनोमिना है, मतलब जो चार्ज ट्रांसफर हम कर रहे हैं और किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, ये फिनोमिना टेम्पररी होगा, मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज आएगा तो वो फिनोमिना टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा। चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, ये फिनोमिना टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा। फटाफट फटाफट। नव्या ने लिखा है कि ये डिपेंडिंग, ठीक है, ऑन सिचुएशंस। तो ये बहुत जनरलाइज चीजें हैं। मैं आपको बताऊं कि ये फिनोमिना टेम्पररी है, ये फिनोमिना जो है वो टेम्पररी है। भाई मैंने एक बार, आप खुद करके देख लो, ठीक है, आप अपने बालों में जोर जोर से कंघी घिसो, ये ध्यान रखना बाल ड्राई होने चाहिए, ऑयली नहीं होने चाहिए। बालों में जोर जोर से कंघी घिसो और उसको पेपर के पास लेकर के जाओगे, पेपर उससे अट्रैक्ट होता है, एक बार अट्रैक्ट होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, उसके बाद अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। कहां गया चार्ज? वापस वो न्यूट्रल कंडीशन में आ गया, वापस वो न्यूट्रल कंडीशन में आ गया। मेरा सवाल यही था, अगला सवाल मैं आपसे यही पूछने वाला था, जिसका जवाब भी मैं आपको बताऊंगा कि वापस वो न्यूट्रल कंडीशन में क्यों आ गया, वापस वो न्यूट्रल कंडीशन में क्यों आ गया, परमानेंट क्यों नहीं रहा चार्ज वहां पे। मैंने एनर्जी लगाई, मैंने फ्रिक्शन लगाया, बहुत बालों में कंघी को घिसा, चार्ज किया मैंने बड़ी मेहनत से उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन वापस कहां चला गया, क्यों नहीं रहा उस कंघी के ऊपर। ठीक है, यस, इसका रीजन सिंपल है, ठीक है। आप बिल्कुल, आप सब लोग सही बोल रहे हो कि ग्राउंड स्टेट पे रहने की कोशिश करेगा, बट ग्राउंड स्टेट पे रहने का रीजन क्या है वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लो नेक्स्ट पॉइंट में, कि ग्राउंड स्टेट पे रहने का रीजन ये है कि एनी फिजिकल बॉडी ट्राई टू रिमेन इन मिनिमम पोटेंशियल, राइट। एनी फिजिकल बॉडी विल ट्राई टू रिमेन इन मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल बढ़ा दोगे, ठीक है, एनर्जी लूज नहीं होती बेटा, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। एनर्जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी धीरे धीरे आगे जब पढ़ोगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत काम आने वाले हैं।
क्वेश्चंस करते समय, इसलिए इनको अच्छे से नोट करके रखो। दिस इज द टफेस्ट टॉपिक ऑफ एंटायर फिजिक्स यू हैव बीन स्टडिंग इन क्लास 11th एंड 12th। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, एक एक छोटा पॉइंट आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। ओरली वेक्टर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से टफ टॉपिक पूरे फिजिक्स में कोई नहीं। दिस इज द फर्स्ट टफेस्ट टॉपिक। सेकंड होता है क्लास 11th का रोटेशन। अगर आप 8 जेई एडवांस की बात करोगे तो आधा पेपर खाली ये दो टॉपिक कवर कर देते हैं। इन्हीं दो टॉपिक से आधा पेपर कवर होता है। ठीक है, तो ये टफ है, ये थोड़ा सा दिमाग में जगह बनाने में टाइम लेगा, और ये जो छोटे छोटे पॉइंट में बहुत एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं, ये बहुत काम आने वाले आगे। ये ध्यान रखना कि चार्जिंग का फिनोमिना आपका टेम्पोररी फिनोमिना है। जब मैं कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट बिल्कुल वहां पे उठेगा दोबारा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होगा और अपने आप डिस्चार्ज भी होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा और अपने आप डिस्चार्ज भी होगा। तो ये पॉइंट वहीं पे आता है कि हर बॉडी अपने मिनिमम पोटेंशियल पे रहने का ट्राई करती है। वो पोटेंशियल कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे आगे। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग चार्ज की निकालेंगे, वो आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है तो अभी तक की चीजों को हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं थोड़ा। अगर मेरे से कोई सिंगल लाइनर ये पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज इज नथिंग बट द एफिशिएंसी, और अगर चार्ज के बारे में आपसे कोई एक लाइन में पूछे तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि चार्ज इज नथिंग बट द डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा चार्ज परमानेंट रहे तो मेरी एनर्जी मेरे को कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। आप स्विच बंद करो, पंखा बंद हो जाता है आपके घर का। स्विच बंद करने के बाद पंखा नहीं चलता रहता, राइट। तो आपने जहां बॉडी को डिस्चार्ज होने का मौका दिया, बॉडी पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगी, चार्ज को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करेगी। कोई भी बॉडी अपने बॉडी के अंदर में चार्ज नहीं रखना चाहती, क्योंकि चार्ज आपकी पोटेंशियल एनर्जी को एनहांस करता है और हम मिनिमम पोटेंशियल में रहना चाहते हैं। क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू NE, राइट। सो बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको चार्ज के बारे में क्लियर किए। नाउ इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी चार्ज? तो सबसे पहली चीज ये है कि चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, राइट। चार्ज जो होगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, कंजर्व्ड का मतलब क्या है? वही जो हमने अभी देखा कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकला है तो उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। और अगर आप छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली अर्थ को चला जाएगा। वो वहां पे कोई हर मटेरियल अपने ग्राउंड स्टेट पे रहना चाहेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर? कंडक्टर टू कंडक्टर। ये ध्यान रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या है अभी अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, एक और चीज मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, कोशिश करना है इसको समझने की। व्हाट डू वी मीन एग्जैक्टली बाय चार्ज? देखो, जब हम लोग जैसे कि एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का मेरा एटॉमिक नंबर 13, तो एल्यूमिनियम आपका क्या हो गया? कॉन्फ़िगर किया हमने तो 283, राइट। अब इस लास्ट 3 की बात करते हैं, ये मेरा वैलेंसी है। तो वैलेंसी मतलब मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपका जो ये तीनों इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे ऑलरेडी है, वो रोटेट कर रहा है ना, वो रोटेट कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, तो उसका अपना एक एनर्जी लेवल है। तो वो जो एनर्जी लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड या वैलेंस एनर्जी लेवल, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब आपको चार्ज करना है, ठीक है, तो आपको ना थोड़ा सा हायर एनर्जी लेवल पे इसको लेके जाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये जो गैप होता है ना एनर्जी लेवल का, अच्छा यहां से यहां कैसे पहुंचोगे? आपने इस बीच में क्या करी? एक्सेस एनर्जी दे दी। आपने इस बीच में क्या किया? एक्सेस एनर्जी दे दी। जब एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि बाहर से दे रहे हो, याद करो क्लास 11th में मैं बहुत बार ये चिल्लाता रहता था, सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग। तो फिर से वही चीज आ गई, सराउंडिंग से आपने सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करी, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी को लिया और वो कंडक्शन बैंड पे चले गए, तब हम बोलेंगे कि वो मटेरियल चार्ज हो गया, राइट। अब ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो बीच का गैप है ना, ये जो एनर्जी गैप है, जो एक्सेस एनर्जी हम दे रहे हैं, राइट, ये हम डिसाइड नहीं कर रहे। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये भगवान ने डिसाइड करके भेजा है कि कंडक्टर के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को आप कम एनर्जी दोगे तो वो मूव कर जाएंगे, लेकिन अगर इंसुलेटर को आप दोगे, आप पॉलिथीन को अगर एनर्जी देते रहो, वो जल जाएगा लेकिन वो चार्ज नहीं होगा।
आप ग्लास को एनर्जी देते रहो, वो क्रैक हो जाएगा लेकिन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उनका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, और जितनी एनर्जी चाहिए उसको चार्ज करने के लिए उतना मैनुअली प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो चार्ज क्या है, कंडक्टर टू कंडक्टर मेरा ट्रांसफर हो सकता है, कैसे ट्रांसफर हो सकता है उसको भी डिस्कशन करेंगे। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है कि Q इज इक्वल टू एन ई में ये जो n है ना, ये हमेशा इंटीग्रल होगा, +-1 +-2 +-3, ठीक है, ये इंटीग्रल होगा, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आधा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1/4 इलेक्ट्रॉन, आप ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो n होना चाहिए वो हमेशा मेरा इंटीग्रल होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखो, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोमिना को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि मान लो अगर मेरे पास में कोई मटेरियल है, मैंने 2-3 जगह से एनर्जी दे दी साहब, एक बार इसको मैंने +3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक बार ये -2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक बार ये +5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नेट चार्ज कितना हो गया, इनका एल्जेब्रिक सम। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में आप ये लिख सकते हो, नेट चार्ज ऑन कंडक्टर विल बी एल्जेब्रिक चार्ज, जो मेरी है स्केलर क्वांटिटी है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, ठीक है। नेट चार्ज जो है वो क्या है, कंडक्टर के ऊपर रहने वाले सारे ही चार्जेस जितने भी अवेलेबल हैं उनका एल्जेब्रिक सम होगा। जैसे इस केस में कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 -2 6, तो ये हो जाएगा +6 इलेक्ट्रॉन, राइट, ये हो जाएगा +6 इलेक्ट्रॉन। Is this point so clear to all of you? Then just raise your hand and let me know that yeah, we understood. अगर clear है तो just raise your hand so that I can understand, yeah, so that we can move ahead to the next part. अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, और सिंस दिस इज द फर्स्ट क्लास तो यहाँ पे अभी डाउट मत पूछो, अभी सिर्फ फील करो सब्जेक्ट को। नेक्स्ट क्लास से आपका वॉइस भी ओपन होगी सो दैट यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट करके आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। आज हमने स्पेसिफिकली उसको ऑफ रखा है, वी जस्ट वांट यू टू फील द सब्जेक्ट टुडे। आज डाउट पे ध्यान नहीं देंगे, आज सिर्फ फील करेंगे कि क्या है, राइट। नेक्स्ट क्लास से आप बिल्कुल अनम्यूट करके, जैसे लास्ट ईयर आप पूछते थे, आप मेरे से बिल्कुल के सारे सवाल पूछ सकते हो। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कि अब हम लोग बात कर लिए चार्जिंग, ये वो फलाना ठिकाना, यार किसी चीज को चार्ज कैसे करेंगे। अब सवाल ये होता है कि हाउ चार्जिंग कैन बी डन इन अ कंडक्टिंग बॉडी। कोई कंडक्टर है, उसको चार्ज करें कैसे, क्या तरीका होना चाहिए चार्ज करने का। अभी तो बताया सर आपने, फ्रिक्शन है, रगड़ो उसको बैठ के दिन भर तो चार्ज आ जाएगा उसमें। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। चार्जिंग के दो तरीके हैं, एक मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है टच कराना, राइट। कंडक्शन का मतलब है टच कराना, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय फिजिकल टच, इसको हम बोलेंगे कंडक्शन। यानी कि मान लो अगर मेरे पास में एक चार्ज Q1 है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और एक मेरे पास में अनचार्ज्ड बॉडी है, जिस कंडक्टर तो है लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंडीशन में। अब टच कराने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं इस बॉडी ए को बॉडी बी के साथ लाके टच करूं फिजिकली, या इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर लगा दूं। या तो इन दोनों को मैं टच करूं या इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर लगा दूं। तो उसमें क्या हो जाएगा कि इसमें Q1 चार्ज था, इसमें 0 चार्ज था। आफ्टर ट्रांसफर दोनों के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों ही चार्ज का
अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें था Q1, इसमें था 0/2, Q1 प्लस 0/2, यानी कि दोनों में आधा आधा चार्ज बट गया। और पोलैरिटी कौन सी आ जाएगी? जो ऑलरेडी पोलैरिटी थी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं, है ना। ये पॉजिटिव या नेगेटिव को हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी या नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, इसको हम पोलैरिटी वर्ड बोलते हैं। तो पोलैरिटी कौन सी आएगी? जो होगी अवेलेबल। अब मान लो मेरे पास में ए जो है, इसमें आपका Q1 चार्ज है, और एक बॉडी मेरे पास बी है जिसमें Q2 चार्ज है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर दोनों तो चार्ज है, तो फिर इसको मिलाने की जरूरत क्या है? मिल गए, मान लो कुछ कुछ हुआ, टच हो गए आपस में, एक वायर लग गया, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? तो नेट चार्ज दोनों में कितना हो जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। कंडक्शन और इंडक्शन को अच्छे से समझ लो। हर साल जेई मेंस में एक क्वेश्चन इस पे आता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय गॉस लॉ। उसमें हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कंडक्शन और इंडक्शन का। ठीक है, कंडक्शन और इंडक्शन का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, बहुत सारी बैचेस मैंने पढ़ा ली, मैंने कभी किसी बच्चे को थॉरो, बहुत कम, मतलब वो जो टॉपर्स रेंज के बच्चे होते हैं वही कंडक्शन और इंडक्शन की प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बहुत क्लियरली इसको समझते जाओ कि अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, आपने कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ा या दोनों को फिजिकली टच किया, तो चार्ज जो दोनों में ट्रांसफर होके आखिरी में रहेगा वो Q1 प्लस Q2/2 अर्थमेटिक मीन होगा। क्यों अर्थमेटिक मीन होगा? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, तो जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो मैं वो समझाऊंगा डिटेल। राइट, अगर मान लो मेरा ए पे जो चार्ज है वो Q1 है और ये पॉजिटिव है, और जो मेरा बी है इस पे माइनस पोलैरिटी चार्ज है Q2। ठीक है, और ये ए है, इस पे Q1। अब इनको अगर हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ए पे चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2 और बी पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2। ठीक है, सोच के देखो ना भाई, जो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? प्रोटॉन ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब मिलाओगे तो एक दूसरे को डिफ्यूज करेंगे, जो बचेगा वही फाइनल बचेगा। अब आपका सवाल होगा कि अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, ये Q1 प्लस Q2/2, ये Q1 माइनस Q2/2 हो गया, पोलैरिटी कौन सी आएगी? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। अगर मान लो इस Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर इस केस में हम लोग देखें Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? नेट दोनों में कौन सा इफेक्ट आएगा? नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, क्योंकि Q2 नेगेटिव था। अगर Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है तो नेट चार्ज क्या इफेक्ट आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि Q1 आपका पॉजिटिव था। राइट, सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर सो फार? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड so that I can understand here you're getting the concept. ये बहुत प्यार से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। राइट, बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आना चाहिए। कंडक्शन का फिनोमिना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चार्जिंग कैसे करें। तो चार्जिंग करने का पहला तरीका मैंने क्या बताया? कंडक्शन, यानी कि किसी भी बॉडी को दूसरे चार्ज्ड बॉडी के साथ में टच कराना। राइट, और ये चार्ज्ड बॉडी में चार्ज कैसे दी होगी? हमने एनर्जी इसको बाहर से। और एनर्जी कहां से देते हैं? ठीक है, किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए एनर्जी कहां से देते हैं प्रैक्टिकली? चैट पे बताओ मेरे को फटाफट। किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए एनर्जी हम कहां से देते हैं? सराउंडिंग से देते हैं, लेकिन मेथड क्या होता है एनर्जी देने का? तरीका क्या है? ऐसा कौन सा तरीका आप जानते हो एनर्जी देने का? ये मत बोलना बैठ के सर फ्रिक्शनल एनर्जी उसको बैठ के घिसेंगे। घिसना नहीं है, सब जमाना चला गया। अब जो घिसने वाले जमाने में थोड़ी हम लोग, स्टोन एज में थोड़ी रह रहे हैं।
कौन सा तरीका है हमारे पास एनर्जी देने का? अरे हर घर में यूज करते हैं मिनिमम एनर्जी देने का तरीका क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल या बैटरी। ठीक है, तो बैटरी के अंदर हमेशा चार्ज रहता है। अच्छा, ऐसा बैटरी के अंदर हमेशा चार्ज क्यों रहता है, ये बताओ जरा चैट बॉक्स में। जो सेल घरों में यूज करते हैं उसके अंदर हमेशा चार्ज क्यों रहता है, चैट बॉक्स बताओ फटाफट से। 10th क्लास में पढ़ के आए हो। डीसी तो है, डायरेक्ट करंट है बेटा वो, लेकिन क्या है उसके अंदर, मतलब क्या होता है, कौन सी एनर्जी बोलते हैं उसके अंदर? एनर्जी कंटिन्यूअसली जनरेट हो रही है, चार्ज कंटिन्यूअसली जनरेट हो रहे हैं। जैसे ही बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव का आप टच करोगे चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाएगा। केमिकल एनर्जी नहीं बोलते उसको, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी बोलते हैं। बिल्कुल आप लोग जो बता रहे हो सही बता रहे हो। लिक्विड कार्बन पेस्ट होता है उसके अंदर में, बीच में ग्रेफाइट की रॉड होती है, और एवरीथिंग इज क्वाइट राइट, सब कुछ पढ़ा है। लेकिन उसको जो सिंगल वर्ड आंसर है वो है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, जो आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, और इस साल और डिटेल में पढ़ोगे केमिस्ट्री में। आपका पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12th का फिजिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं मेंस में, अगेन मेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि Q1 माइनस Q2/2 दोनों ही बॉडी में आपका आएगा। और इस बॉडी पे, ए बॉडी पे, जिसमें हम लोग कंटिन्यूअसली चार्ज दिखा रहे हैं, कैसे है चार्ज? हमने सोर्स के साथ इसको जोड़ा होगा, बैटरी लगाई होगी उसमें, ठीक है, इसलिए उसमें चार्ज है। तो अभी हमें इस फंडामेंटल पे नहीं जानना कि चार्ज कहां से आया, क्यों आया इसके ऊपर चार्ज। अभी हमें यह समझना है कि जो चार्ज आ गया वो क्या क्या कर सकता है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, क्या क्या काम वो कर सकता है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। राइट, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया कंडक्शन। अब कंडक्शन के बाद क्या होगा? ठीक है, तो सेकंड होता है मेथड जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन का मतलब है ट्रांसफर, और ट्रांसफर नहीं होता इसमें, इंड्यूस होता है एक्चुअली। ट्रांसफर नहीं होता, इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये वर्ड नोट कर लो, ये पूरे चैप्टर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पढ़ना है, तो बस ये वर्ड नोट कर लो कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, इसमें हम टच नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज है ए, और मैं एक बॉडी बी लेकर के आया, और बी पे कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि ये जो चार्ज्ड बॉडी है उसके सराउंडिंग का वो एरिया जितने दूर वो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। अभी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उस समय क्या होगा, उस समय फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम, मोमेंटरली बी पे चार्ज इंड्यूस होगा। और जब भी इंड्यूस होगा, तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखे हो तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस होगी। ठीक है, इंडक्शन विल बी ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। आई होप आप लोग ये नोट कर रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडक्शन विल बी ऑफ अपोजिट पोलैरिटी होना ही है, ये होना ही है, ये पॉसिबल ही नहीं ऐसा ना हो। ठीक है, बस बी क्या होना चाहिए, कोई कंडक्टर होना चाहिए। अगर बी कंडक्टर नहीं होगा, इंसुलेटर होगा, तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई मेरा चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ। चार्ज फिजिकली ट्रांसफर तब हो सकता है जब मैं दोनों बॉडी को टच करूं, टच मैं कर नहीं रहा। तो ये जो चार्ज है ये पैदा हुआ है, समझो बात को जरा ध्यान से, मोमेंटरली पैदा हुआ है, ये एक आभास है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमने एक चीज पढ़ी है कि भाई चार्ज कभी भी आपका क्रिएट तो किया नहीं जा सकता, इसीलिए वो हिस्सा जो कि ए के सामने फेसिंग है वो तो नेगेटिवली इंड्यूस्ड हो गया, उसका अपोजिट जो होगा वो पॉजिटिवली इंड्यूस्ड होगा। क्यों होगा पॉजिटिवली इंड्यूस्ड?
opposite part will be positively induced because of law of कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही बोलता है कि चार्ज मेरा क्रिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चार्ज मेरा क्रिएट नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं। आज से 50 साल पहले जितने थे उतने ही हैं, बस ये ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से उधर, कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, क्रिएट नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये माइनस में नेगेटिवली इंड्यूस हुआ है तो इसका अपोजिट जो होगा वो पॉजिटिवली इंड्यूस होना चाहिए। ठीक है, इसका अपोजिट जो है वो पॉजिटिवली इंड्यूस होना चाहिए बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इज दैट क्लियर? अगर ये समझ में आ रहा है तो जस्ट रेज योर हैंड। इफ दिस इज क्लियर जस्ट रेज योर हैंड। नाउ इसके बेसिस पे अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक है ऑब्जेक्ट ए, एक है ऑब्जेक्ट बी और एक है ऑब्जेक्ट सी। ठीक है, ए और बी पे +3 माइक्रोकुलम का चार्ज है और सी पे -6 माइक्रोकुलम का चार्ज है। राइट, ये जो आप बोल रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से, ये इलेक्ट्रॉन नहीं आए, ये एनर्जाइज हुआ। ये मैं बोल रहा हूं कि ये जो इंडक्शन में जो चार्जिंग होती है वो एक मिथ है। ठीक है, इंडक्शन की जो चार्जिंग होती है वो एक मिथ होता है, वो मोमेंटरली एक इफेक्ट आता है। और वो क्यों आ रहा है? वो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए के कारण। वो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए के कारण। ए का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बी को चार्ज दे रहा है, इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये और डिटेल में समझ में आएगा जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, आपको बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच्ड। पहले हमने ए को और सी को टच कराया, इसमें +3 माइक्रोकुलम था, इसमें -3 माइक्रोकुलम था। एक कंडक्टिंग वायर जोड़ देते हैं, तो अब ए पे चार्ज कितना हो जाएगा? 3 - 6/2। ये कितना हो जाएगा? 3 - 6/2। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या हो गया मेरा? नेगेटिव हो गया। ठीक है, ए पे और सी पे कितना हो गया? ये -3/2 कुलम, और ये भी हो गया -3/2 कुलम। ठीक है, तो देखो ए पे अब मेरी कंडीशन क्या बन गई? ए पे आ गया -3/2 कुलम, बी वैसा ही है, बी का हमने टच ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, बी हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, तो ये +3 माइक्रोकुलम है। और सी जो है वो भी हो गया -3/2 माइक्रोकुलम। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर टच्ड। अब बी और सी को टच कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो अब क्या कंडीशन आ जाएगी? ए तो वैसा ही रहेगा -3/2 माइक्रोकुलम, इसको हमने नहीं छेड़ा। अब ये क्या हो जाएगा आपका? देखो, 3 - 3/2, बी पॉजिटिवली चार्ज है, एंड सी कितना हो जाएगा? 3 - 3/2 माइक्रोकुलम। तो 3 - 3/2 कितना हो गया? तो अब देखो, ए क्या हो गया? -3/2 माइक्रोकुलम, बी क्या हो गया आपका? +3/2 माइक्रोकुलम, एंड सी क्या हो गया आपका? +3/2 माइक्रोकुलम। ठीक है, इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन को एक बार आप देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, समझो। ऐसे क्वेश्चन आपकी सीबीएसई में 1 मार्क में, 2 मार्क में कई बार पूछे गए। ठीक है, खाली चार्ज आपको बताना है फाइनल पे क्या होगा। और ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग फोर्स में भी करेंगे। फोर्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भैया बार बार हम लोग बॉडी को टच करेंगे और फिर पता करेंगे उसका चार्ज कितना। तो एक बार इसको देखो और समझो कि इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू? कैसे कैसे चार्ज ट्रांसफर हुआ है?
3/2 क्यू होता है बेटा एक्चुअली ना, जब भी हम लोग, आप 3/2 डेफिनेटली क्वांटाइज नहीं है आपका, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब होता है लिखने का 3/2 क्यू, राइट, क्योंकि चार्ज को क्वांटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को क्वांटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं 3/2 क्यू। अभी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये क्लियर है आपका मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ, एक एक स्टेप क्लियर है। पहले बोला है ए एंड सी को टच करो, तो हमने ए और सी को टच कराया। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको, क्या करना है हमें, अरिथमेटिक मीन पे जाना है हमें, राइट। हमें ए और सी को टच कराया, तो ए में था -3 +3, इसमें था -6, तो कितना हो जाएगा 3 - 6/2, Q1 - Q2/2 अभी किया था हमने, यहाँ पे भी Q1 - Q2/2, तो -3/2 -3/2, ए पे चार्ज आ गया, सी पे चार्ज आ गया। अब ये कंडीशन मेरे पास बन के आ गई। अब बोल रहा है बी और सी को टच कराया, तो अगेन 3 - 3/2, सॉरी बाई 2 भी आएगा एक इसमें, मैथमेटिकल में मीन होगा ना, 3 - 3/2/2, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 - 3/2/2, 3 - 3/2/2, मीन निकालना है आपको, मीन, ठीक है। Q1 - Q2/2, Q1 - Q2/2 दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा, राइट। तो ए पे कितना हो गया फाइनल चार्ज, -3/2, क्योंकि दोबारा ए को हमने किसी से टच नहीं कराया। और बी पे कितना हो गया, +3/4 माइक्रोकूलम, और सी पे कितना हो गया, +3/4 माइक्रोकूलम, ठीक है। सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? जस्ट रेज योर हैंड कि समझ में आया ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हमने चार्ज, अच्छे से सबको। ओके